दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द और यूनिटी जो है वो किसी भी ख़ानदान, स्टेट या देश की एक ताकत होती है, क़ुव्वत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर कभी कोई चर्चा देश में ना तो हो रही होती है और ना इस पर किसी तरह की कोई फ़िक्र होती है। बस हर वर्ग, हर समुदाय और अलग अलग मज़हबों के लोग अपनी अपनी अलग अलग फ़िक्रें कर रहे होते हैं। देश को ज़रूरत इस वक्त जो है वो कम्युनल हार्मनी की है और यूनिटी की है। इस पर हम सब लोगों को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस बीच में बांग्लादेश के जो टर्मोइल था या जो उथल पुथल थी, उसके बाद हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की गई और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म को हिंदुस्तान में बदले के तौर पर देखा जाने लगा। हालांकि वो सब एक प्रोपेगेंडा था, वो सब झूठ था, फरेब था। उसकी बहुत सारी वीडियोस अब निकल कर सामने आ रही हैं। वहाँ के जो हिंदू लीडर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हिंदू एडवोकेट्स हैं, वो उसकी तरदीद कर रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में जो है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई ज़्यादती नहीं हुई है, बल्कि वो तो पॉलिटिकल एक टर्मोइल था और वो सियासी लोगों पर जुल्म हो रहे थे, चाहे उनके घर लूटे जा रहे हों, घर जलाए जा रहे हों या लोगों को मारा जा रहा हो। बांग्लादेश के हिंदू नेता इस संबंध में क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, देखें ये वीडियो। বিকালে বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার घटना ঘটে নাই। बज़ाहिर आरएसएस की वेशभूषा में दिखने वाले ये हिंदू महाजोत के महासचिव गोविंद प्रमाणिक हैं, जो बता रहे हैं कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बारे में जो फर्जी खबरें चला रही है, ऐसा यहाँ नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितने भी हमले हुए हैं या जो भी हमले हुए हैं हिंदुओं के ऊपर, वो बेसिकली शेख हसीना की पार्टी के नेता हैं और यहाँ आम हिंदुओं के साथ में किसी तरह का कोई ऐसा भेदभाव का बर्ताव या उनके साथ में जुल्म ज़्यादती का बर्ताव नहीं है। जो है फिलहाल जिस तरह हिंदुस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसको मुल्क में आपदा में अवसर की तरह लिया गया, जैसा कि हम जानते हैं। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता के तख्ता पलट के बाद वहाँ के हालात जो होने थे वो स्वाभाविक थे, मगर भारत में जो विचारधारा आपदा में अवसर तलाशने वाले नैरेटिव सेट करने की कोशिश हमेशा से करती रही है, ये बड़ी घातक स्थिति है। भारतीय मीडिया और आईटी सेल नफरत की बुझती आग के अलाव को कुरेदने में हमेशा लगी रहती है, ताकि कोई चिंगारी बची हो तो उसको आग में तब्दील कर दिया जाए। बांग्लादेश में हिंसा धार्मिक या जातीय नहीं थी, बल्कि सियासी थी। ये हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश अवामी लीग के खिलाफ अवाम का गुस्सा था जो हसीना की पार्टी से जुड़े नेताओं पर निकल रहा था। देश में तख्ता पलट है तो जाहिर है इसके बाद हिंसा स्वाभाविक होगी। बांग्लादेश में सत्ता बदली है, प्रशासन बदला है, शासन बदला है, माहौल, सोच, नजरिया सब कुछ बदल रहा है। हालात से आम जनता विचलित है। कारोबारी लोग जल्द काम पर आना चाहते हैं। इसी बीच 84 वर्षीय मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों, वो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अवाम की जान माल की रक्षा सुरक्षा को लेकर, लोकतंत्र और शांति की बहाली को लेकर। और वहाँ की अवाम में भी फिलहाल यही चर्चा हो रही है और हमारे यहाँ भी इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि वहाँ इस तरह के हालात हैं, हमारे यहाँ ना हो। सरकारों में बैठे हुए नेता और पार्टियां जनहित में प्रोग्राम बनाएं, योजनाएं बनाएं, समाज की सेवा करें, देश को विकास की ओर ले जाएं, तो फिर भला किस तरह देश के अंदर जो है वो अशांति हो सकती है। और अगर अशांति का माहौल या सांप्रदायिक माहौल बनता है और देश के अंदर अराजकता पैदा होती है या इस तरह के हालात बनते हैं, हमें इसके लिए जो है वो शांति और अमन कमेटियाँ ज़िला स्तर पर बनानी चाहिए, ताकि हमारा देश अमन और सलामती का गहवारा बन सके। तो हमें सबक लेना चाहिए, लेकिन हम सबक नहीं लेते, बल्कि आपदा में अवसर तलाश रहे होते हैं। जबकि दुनिया में चर्चा इस बात की भी है कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवादी संगठन सक्रिय हैं जो हसीना सरकार की नीतियों के खिलाफ थे। ऐसे में उनको छात्र संगठनों का सहयोग मिल गया। फिलहाल अपनी सुरक्षा को लेकर वहाँ की पुलिस भी चिंतित है, क्योंकि वो छात्रों पर नरसंहार में सरकार के साथ रही है और वो कई दिन तक अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकी, सिविल कपड़ों में ड्यूटी करते रहे वहाँ के पुलिस वाले। इस तरह की तस्वीरें सामने आई। बीबीसी की रिपोर्ट में ये बात साबित हुई। पुलिस बैठी हुई है वहां पर, इमिग्रेशन अधिकारी बैठे हैं, लेकिन कोई यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए हैं। लोग अपने अपने घर के कपड़े पहने हुए हैं, काफी तनावपूर्ण स्थिति में लग रहे हैं। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वे पुलिस के अधिकारी हैं, इसलिए वे अभी भी यूनिफॉर्म पहनने से कतरा रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकतर बज़ाहिर मुसलमान दिखने वाले वॉलंटियर्स कर रहे थे। कुछ दिन पहले तक पैरामिलिट्री भी जहां तहां दिखाई तो दे रही थी। एनजीओ से जुड़े लोग शांति, अमन और बहाली के ऐलानात कर रहे थे। मस्जिदों से अल्पसंख्यकों की जान माल की रक्षा किए जाने और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी ऐलान हो रहे थे। ये सब ने सुना, इसके वीडियोज वायरल हुए। इससे वहाँ की अल्पसंख्यक समुदाय में बड़ी बेफिक्री थी और एक
विश्वास का भाव उनके अंदर पैदा हो रहा था। उनकी सुरक्षा को लेकर जनता के साथ वहाँ की अंतरिम सरकार भी जाहिर है कि पुरअज़्म थी और है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसके बरक्स भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक के जहन में ये सवाल बना हुआ है आज भी कि हिंदुस्तान में मुल्क की आज़ादी में बड़ा किरदार अदा करने वाली, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने वाली, अंग्रेज साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ने वाली मुस्लिम कौम के खिलाफ यहाँ नफरत आखिर किस हद तक जाएगी, ये चर्चा है। और इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये बड़ी फिक्र की बात है। यहाँ आए दिन खुलेआम जुल्म और नफरत आम बात है। घर जलते हैं, लोग मरते हैं, कारोबार लूटे जाते हैं, जुल्म के नाम पर क्या कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया देखती है। हालिया दिनों में आप देख ही रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, और ये सब सरकार में शामिल मंत्रियों की निगरानी और पुष्टपनाही में हो रहा होता है। यह है सबसे बड़ी फिक्र की बात। बल्कि वो खुद यहाँ के अल्पसंख्यकों के सामाजिक और कारोबारों के बायकॉट का आह्वान कर रहे होते हैं, ऐलानात कर रहे होते हैं, और गोली मारने के नारे जैसे लगा रहे होते हैं, ऐसा करो, गोली मारो उनको, फला को। सुनियोजित ढंग से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए मुहिम चलाई जाती है, और यहाँ वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए इस धर्मनिरपेक्ष भारत में। क्योंकि इन नफरतियों को संरक्षण, सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, सैय्यद भाइयों को उतवाल तो डरगाएगा। इसलिए आए दिन अल्पसंख्यकों, खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ जुल्म जबर की घटनाएं आम बात है, और मुसलमान भी सब्र की इंतहा को गुजर चुका है। वो सब्र कर रहा है, जिसका नतीजा ये है कि देश में अभी तक शांति कायम है। जब उन्माद और आतंक फैलाने और कानून को हाथ में लेने का चलन आम हो जाए दोस्तों, तो देश में विनाश को कोई रोक भी नहीं सकता। और याद रखें, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। भारत में मुसलमानों को इसलिए सताया जाता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। तो ये बताया जाए कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों पर होने वाले इंतहाई जुल्म के बाद एहतजाज के तौर पर कितने मुस्लिम और ईसाई देशों में हिंदुओं के खिलाफ बदला लेने की मुहिम चलाई जाती है या उनका बायकॉट किया जाता है। कितने हिंदू भाइयों के कारोबारों और उनके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान होता है। कभी नहीं, कहीं भी नहीं सुना होगा आपने। अलबत्ता भारत के अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी सॉलिडारिटी में शांतिपूर्ण रैलियां जरूर दुनिया भर में निकाली जाती हैं, और ऐसा हर न्याय संगत समाज में होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दुनिया में तो कोहराम ही बच जाएगा, जैसा मचा हुआ है। दुनिया में तो दो कौमें रही हैं, देखिए, हमेशा से, एक जालिम और दूसरी मजलूम। हमको जालिम की मुखालफत और मजलूम की मदद करने का अज़्म करना चाहिए। यही मानवता और इंसानियत का तकाजा भी है। जुल्म के मामले में धर्म या जाति देखकर हमें अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए, अपना परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जालिम जालिम है चाहे वो अपना हो, मजलूम मजलूम है चाहे वो गैर हो। मजलूम की मदद, जालिम की मुखालफत, यही हम लोगों को करना चाहिए, और हम करने की ऐसा कोशिश करते भी हैं। बांग्लादेश के सियासी टर्मोइल का या उथल पुथल को धार्मिक और सांप्रदायिक रुख देकर भारत को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना कितना जस्टिफाइड है दोस्तों। भारत की 20% अल्पसंख्यक यानी 56 करोड़ जनता के विरुद्ध नफरत और द्वेष और सौतेलेपन का नतीजा क्या होगा, कभी आपने सोचा? अगर सोचा हो या कुछ समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दे दें। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।